सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो ये सेशन क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के क्लास में हम लोग एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर का वन शॉट करने वाले हैं। डिटेल्ड लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपको वर्ड बाय वर्ड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आज के क्लास में हम लोग एक क्विक रिवीजन, एक वन शॉट करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस चैप्टर को। तो क्या कह रहे हैं आप लोगों से, विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, ये एक शहर भी था, साथ ही साथ ये एक एम्पायर भी था। इस एम्पायर को 14th सेंचुरी में फाउंड किया गया। एंड कौन से रीजन को ये एम्पायर कवर किया करता था? रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ से लेकर इंडियन पेनिनसुला के साउथ तक ये रीजन हमारा फैला हुआ था। 1565 में इस सिटी को डिजर्ट कर दिया गया, मतलब लोगों ने छोड़ दिया। 1565 में क्या होता है ऐसा, वो आपको इस चैप्टर में बता दिया जाएगा। तो 17th 18th सेंचुरी तक आते आते ये एरिया जो है ये एकदम अबैंडन हो जाता है। पर आज के टाइम के भी लोग इस रीजन की हिस्ट्री को याद रखते हैं एंड ऑफ कोर्स हम भी इस रीजन की हिस्ट्री को अप्रिशिएट करते हैं। आज के टाइम पर इस रीजन को हम्पी की तरह याद करा जाता है। ठीक है, यही इसी एरिया को हम्पी भी बोला जाता है। ये नाम हम्पी कैसे पड़ा? यहाँ पर ये लोग वर्शिप करते हैं एक मदर गॉडेस को जिनको पंपा देवी कहा जाता है। These oral tradition combined with archaeological finds, monuments and inscription help scholars rediscover विजयनगर। तो लोगों ने कुछ कुछ कहानियां बताई ओरली, अपने ट्रेडिशंस बताए। हमें भी, हमारे हिस्टोरियंस को बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल चीजें मिली। हमने यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को देखा, इंस्क्रिप्शंस को देखा एंड ये सब देखने के बाद हमारे हिस्टोरियंस को यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आइडिया लगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। इस रीजन को डिस्कवर कैसे किया गया? तो 1800 में एक इंजीनियर थे और एक एंटीक्वेरियन थे। एंटीक्वेरियन मतलब जो एंटीक चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो एक इंजीनियर और एक एंटीक्वेरियन थे जिनका नाम था कोलिन मैकेंजी। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे एंड उन्होंने सबसे पहले इस एरिया को सर्वे करा था। ठीक है, तो यहाँ के बारे में जो भी इनिशियल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही थी वो यहाँ पे ना कुछ कुछ टेम्पल्स हैं। तो इस टेम्पल के जो प्रीस्ट वगैरह रहे हैं, ठीक है, पुजारी लोग रहे हैं, विरूपक्षा टेम्पल के, पंपा देवी टेम्पल के, उन्होंने हमें कुछ कुछ बताया। तो उनके नॉलेज से भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ की हिस्ट्री का आइडिया लगा। फिर 1856 में क्या हुआ? फोटोग्राफर्स बिगैन टू रिकॉर्ड द मॉन्यूमेंट। 1856 में फोटोग्राफर्स ने इस मॉन्यूमेंट को कैप्चर करना स्टार्ट करा ताकि अलग अलग स्कॉलर्स इस इलाके के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर सके। 1836 में क्या हुआ? एपिग्राफिस्ट बिगैन कलेक्टिंग सेवरल डजन इंस्क्रिप्शन। 1836 में अलग अलग लोगों ने हम्पी के टेम्पल्स के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना स्टार्ट करा इस रीजन के बारे में और समझने के लिए। ठीक है, historians collated information from these sources with account of foreign travelers। यहाँ पे कुछ कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे तो वो भी हम्पी के बारे में कुछ कुछ लिख कर गए थे। तो फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है विजयनगर के बारे में। इसके अलावा और भी लिटरेचर हमें मिला जो कि अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ था, कुछ तेलुगु में, कुछ कन्नड़ में, कुछ तमिल, कुछ संस्कृत में। इन लिटरेचर को यूज करके भी हम विजयनगर के बारे में थोड़ा सा समझ पाते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है 55% तक का डिस्काउंट। तो हमारे सारे बैचेस पर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए पूरा 55% डिस्काउंट चल रहा है। बैचेस को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करो अनुष्या, ANUSHYA, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल पाए। तो ये परफेक्ट टाइम है हमारे अनअकैडमी के बैचेस को ज्वाइन करने का। बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट टॉपिक है राया, नायकास एंड सुल्तान। इस टॉपिक में आ जाओ। तो दो ब्रदर्स थे जिनका नाम था हरिहरा एंड बुक्का। इन्होंने विजयनगर एम्पायर को फाउंड करा था। कब? 1336 में।
ठीक है, टाइम के साथ साथ इस साम्राज्य के बाउंड्रीज थोड़े चेंज होते रहे एंड यहाँ पर हमारे अंदाजे से जो लोग रहते थे वो अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो किया करते होंगे, अलग अलग भाषाओं को भी बोलते होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द विजयनगर किंग्स competed with contemporary रूलर्स। विजयनगर के राजा लोग और कौन से राजाओं के साथ compete करते थे ये समझते हैं। इस दौरान डेक्कन के सुल्तान थे और ओडिशा में गजापति रूलर्स थे। तो डेक्कन के सुल्तान, ओडिशा के गजापति रूलर और विजयनगर के राजा, ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे ताकि ये इन एरियाज में जो सबसे बढ़िया मिट्टी वाली एरिया है, फर्टाइल रिवर वैली वाले इलाके हैं, इन एरिया को कौन कंट्रोल करेगा, ज्यादा ट्रेड कौन करेगा, इन सारे रीजंस को लेकर ये तीन लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन तीन लोगों का इंटरेक्शन होता था तो इस टाइम पर आइडियाज और आर्किटेक्चर भी एक्सचेंज होता था। विजयनगर में भी आपको अलग अलग कल्चर का आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द एरियाज हियर, इसी साम्राज्य में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर चोलाज रहे हैं, ठीक है, और होयसाला एम्पायर रहा है कर्नाटका का। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रूलिंग एलिट्स इन दिस एरिया हैड एक्सटेंडेड पैट्रोनेज। यहाँ पर जो अलग अलग राजा लोग रहे हैं उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी बनवाए हैं, जैसे कि एक है बृहदीश्वरा टेम्पल जो कि तंजावुर में है, और एक है चेन्ना केशवा टेम्पल जो कि बेल्लूर में है। ठीक है, यहाँ पर बृहदीश्वरा टेम्पल का मैंने इमेज डाल दिया है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विजयनगर के राजा को राया कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो राजा लोग आए थे उन्होंने अलग अलग टेम्पल्स बनाया और आर्किटेक्चर को यहाँ पे और ग्रैंड करा। क्या कह रहे हैं, हिस्टोरियंस विजयनगर एम्पायर कहते हैं, पर कुछ लोग इस साम्राज्य को उस दौरान कर्नाटका साम्राज्यम भी कहा करते थे। नेक्स्ट, किंग्स एंड ट्रेडर्स, इस टॉपिक पर आ जाओ। As warfare during this time depended upon effective cavalry, कह रहे हैं इस दौरान जब वॉर होता था तो वॉर में हॉर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, तो अक्सर हॉर्स को अलग अलग इलाकों से इंपोर्ट करा जाता था, अरेबिया और सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट करा जाता था हॉर्स को। और कुछ ट्रेडर्स भी थे जो हॉर्स के ट्रेड्स को धीरे धीरे कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो वो लोकल कम्युनिटी विजयनगर में जो हॉर्स के ट्रेड को कंट्रोल करने लगी थी उन लोगों को कुदरई चेटीज कहा जाता था। कुदरई शब्द का मतलब होता है हॉर्स, चेटीज मतलब मर्चेंट्स। ठीक है, तो हॉर्स मर्चेंट्स कहा जाता था इन लोगों को। 1498 के बाद कुछ और भी लोग इस रीजन में एंट्री लेते हैं। कौन थे वो लोग, पोर्चुगीज। वेस्ट कोस्ट से पोर्चुगीज ने इस इलाके में एंट्री करी थी, एंड जब पोर्चुगीज ने एंट्री करी थी तो मिलिट्री वगैरह के मामले में ये लोग हमसे बेटर थे, इनके मिलिट्री में बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज होती थी। पर्टिकुलरली ये लोग मस्केट यूज करते थे। मस्केट एक टाइप का गन होता है जिसे शोल्डर में रखकर ऐसे फायर करना पड़ता है, तो उस टाइम पे उनके पास मस्केट था जो कि बहुत बड़ी बात थी। विजयनगर वॉज ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स मार्केट्स डीलिंग। विजयनगर स्पाइसेस के ट्रेड के लिए बहुत फेमस था। प्रेशियस स्टोन्स, कपड़े, टेक्सटाइल्स के ट्रेड के लिए बहुत फेमस हुआ करता था इस दौरान। और ट्रेड पता है साम्राज्य के लिए एक स्टेटस की बात हुआ करती थी। तो अगर किसी साम्राज्य में ज्यादा ट्रेड हो रहा है तो राजा बहुत खुशी खुशी कहते थे कि देखो यहाँ पे ट्रेड होता है, मेरे साम्राज्य के जो लोग हैं उनको तो हाई क्वालिटी का पत्थर, गोल्ड, ये सब पसंद है। इसके अलावा ट्रेड से पैसा आता है, जितना पैसा आएगा उतना साम्राज्य की तरक्की होगी। नेक्स्ट, द अपोजी एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। अपोजी मतलब जब कोई चीज एकदम पीक पर होता है, तो इस साम्राज्य का हाई और लो वो दोनों हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं आपको, within the polity claimants to power included members of ruling lineage as well as military commanders। इस दौरान राजा लोग तो स्ट्रॉन्ग थे ही, पर मिलिट्री कमांडर्स भी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो अलग अलग डायनेस्टी ने रूल करा है विजयनगर में। जो पहली डायनेस्टी थी उनको कहा जाता है संगम डायनेस्टी, ये लोग 1485 तक थे। संगम डायनेस्टी के बाद आई सालुवा डायनेस्टी। ठीक है, मिलिट्री कमांडर्स हु रिमेन्ड इन पावर टिल 1503।
सालुआस मिलिट्री कमांडर्स थे जो पावर में आ गए थे, ये 1503 तक पावर में रहे। सालुआस के बाद नेक्स्ट कौन सी डायनेस्टी आती है? तुलुवास आ जाती है। कृष्णदेवराया तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। कृष्णदेवराया के टाइम पर विजयनगर बहुत अच्छे से ग्रो करा। ये वो टाइम था जब तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो जमीन है उसको भी एक्वायर कर लिया जाता है। कृष्णदेवराया के अंडर क्या होता है? उड़ीसा को हरा दिया जाता है, ठीक है। एंड सीवियर डिफीट्स वर इन्फ्लिक्टेड ऑन बीजापुर, बीजापुर के ऊपर भी अटैक किया जाता है, बीजापुर के भी सुल्तान को हरा दिया जाता है इस दौरान। तो कृष्णदेवराया के टाइम पर विजयनगर एम्पायर बहुत बढ़िया चल रहा था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि बार बार वॉर्स हो रहे थे तो इनका साम्राज्य का जो मिलिट्री है वो हमेशा रेडी रहता था अटैक के लिए। पर वॉर तो चल रहे थे पर साथ ही साथ इस इलाके में एट द सेम टाइम पीस भी था और डेवलपमेंट भी हो रहा था। कृष्णदेवराया को इस चीज का भी क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनाए, ठीक है। उन्होंने एक टाउन भी बनाया था विजयनगर के पास जिसे नगलापुरम कहा जाता है। इस जगह का नाम उन्होंने अपने मदर के ऊपर रखा है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विजयनगर के बारे में हमें जितना कुछ भी पता है वो इस टाइम पीरियड के डिस्क्रिप्शन से पता है। तो जब ये राजा थे कृष्णदेवराया, तो इस टाइम पीरियड में लोगों ने अलग अलग चीजें लिखी विजयनगर के बारे में, या उनके डेथ के बाद बहुत सारी चीजें लिखी। तो ऐसे हमें विजयनगर के बारे में बहुत कुछ पता चला। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कृष्णदेवराया के डेथ के बाद 1529 के बाद विजयनगर में दिक्कतें आने लगी। कृष्णदेवराया के बाद जो नेक्स्ट अलग अलग किंग आए वो उतना स्ट्रांगली रूल नहीं कर पाते, क्योंकि उस दौरान अलग अलग मिलिट्री लीडर्स इन राजाओं को परेशान करने लग जाते हैं। तो 1542 तक आते आते एक नई डायनेस्टी आ जाती है यहाँ पर जिसे अरविडू कहा जाता है। 17th सेंचुरी तक अरविडू डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर को संभाला। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग दिस period the military ambition of rulers of Vijayanagar as well as those of Deccan Sultanate resulted in shifting alignments। इस दौरान डेक्कन सुल्तान जो थे और विजयनगर में भी जो अलग अलग राजा आ रहे थे उनके बीच में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आने लग जाती हैं। बीच में एक ऐसा टाइम आया जब बाकी सारे सुल्तान एक टीम बनाकर विजयनगर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो 1565 में रामराया जो कि चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के, वो बैटल करने जाते हैं, ठीक है। कहाँ जाते हैं? राक्षसी तंगड़ी, यहाँ पर जाते हैं। इसी जगह को तालीकोटा कहा जाता है, तो इसे बैटल ऑफ तालीकोटा कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बीजापुर के राजा अहमदनगर और गोलकोंडा ये तीनों टीम बना के अपनी आर्मी को कंबाइन करके साथ में विजयनगर के चीफ मिनिस्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड यहाँ से फिर विजयनगर हार जाता है, विजयनगर में आर्मी एंट्री कर देती है। कुछ सालों के अंदर विजयनगर को सब सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं, अबैंडन हो जाता है। यहाँ पर विजयनगर की कहानी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नाउ द फोकस ऑफ द एम्पायर शिफ्टेड टू ईस्ट वेयर अरविडू डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम पेनुकोंडा एंड लेटर फ्रॉम चंद्रागिरी। तिरुपति के पास एक जगह है चंद्रागिरी, यहाँ से अरविडू डायनेस्टी रूल कर रही थी एम्पायर को। Although the armies of Sultan were responsible for destruction of city, relation between Sultan and Rayas were not always hostile। कह रहे हैं कि बाकी राजाओं ने आर्मी कंबाइन करके विजयनगर पर अटैक कर दिया, पर एक ऐसा टाइम भी हुआ करता था जब बाकी राजा और विजयनगर के राजा की आपस में बहुत ज्यादा बनती थी। फॉर एग्जाम्पल, जब कृष्णदेवराया की डेथ हुई थी ना, तो विजयनगर में सारा बैलेंस बिगड़ रहा था, स्टेबिलिटी बिगड़ रही थी। उस दौरान क्या होता है, जो बाकी सुल्तान थे, डेक्कन के सुल्तान वगैरह थे, बीजापुर के जो सुल्तान थे, उन्होंने हेल्प करी थी विजयनगर की ताकि वो स्मूथ तरीके से नए किंग को ला पाए और कोई दिक्कत ना आए। कृष्णदेवराया के बारे में आपको बताया जा रहा है, कृष्णदेवराया हमेशा बहुत
प्राउडली कहते थे कि यवन किंगडम को तो बनाने में मैंने मदद करी है। तो एक टाइम हुआ करता था जब ये लोग साथ में मिलजुल कर काम किया करते थे। पर कृष्णदेवराया के बाद जो नेक्स्ट राजा लोग आए वो इस स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। उनकी अलग अलग राजाओं से फिर बननी भी थोड़ी बंद हो गई, जिसके वजह से बाकी राजा लोग एक टीम बनाकर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। द रायाज एंड द नायकास, इस टॉपिक पर आ जाओ। ठीक है, अमंग दोज हु एक्सरसाइज पावर इन एम्पायर वर मिलिट्री चीफ। इस दौरान कुछ कुछ मिलिट्री लीडर्स भी पावरफुल होते जा रहे थे। ये मिलिट्री चीफ अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एंड जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो बहुत सारे फार्मर्स भी इनके साथ ट्रैवल करते थे। तो फार्मर्स ऐसा सोचते थे कि हम भी ट्रैवल करेंगे और जहां पर हमें बढ़िया मिट्टी दिखी हम वहीं पर सेटल होकर खेती करने लगेंगे। ये जो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे ये या तो तेलुगु भाषा बोलते थे या कन्नड़म भाषा बोला करते थे। बहुत सारे नायकास, इन मिलिट्री चीफ को नायका कहा जाता है। तो बहुत सारे नायका ऐसे थे जो कि राजा के अंडर काम करते थे। पर जब ये नायकास पावरफुल हो जाते थे तो ये राजा के खिलाफ आवाज उठाकर खुद का साम्राज्य भी बना लेते थे। अमर नायका सिस्टम चलता था विजयनगर में। एंड अगर आपको याद हो दिल्ली में एक सिस्टम चलता था, इक्ता सिस्टम, टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम। हमारे अंदाजे से इसी सिस्टम से इंस्पिरेशन लेकर विजयनगर में अमर नायका सिस्टम बनाया गया होगा। क्या होता था इस सिस्टम में, एक मिलिट्री कमांडर को एक एरिया दे दिया जाता था कि आप इस एरिया को संभालो, इस एरिया से आपको सारे लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और टैक्स कलेक्ट करके जो पैसा मिलेगा उस पैसे को यूज करके आप मिलिट्री को मेंटेन करो। ठीक है, एंड अक्सर टैक्स का थोड़ा सा हिस्सा ये लोग राजा को भी पे किया करते थे और ये लोग राजा के अंडर काम किया करते थे। तो जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता था तो ये लोग राजा के पास मिलने जाते थे और राजा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर जाते थे। एंड टैक्स कलेक्ट करने से इनको जो पैसा मिलता था वो पैसा यूज करके ये लोग टेम्पल का मेंटेनेंस करते थे, इरिगेशन के ऊपर भी ध्यान देते थे। कभी कभी राजा इन लोगों का, इन नायकास का ट्रांसफर करा देते थे, ये दिखाने के लिए कि राजा अब भी ज्यादा पावरफुल है। 17वीं सेंचुरी में हमने देखा कि ये जो नायकास हैं ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग खुद का किंगडम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसी वजह से धीरे धीरे विजयनगर कमजोर पड़ने लग जाता है। विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स, इस टॉपिक पर आ जाओ। तो विजयनगर जो है वो अपने एक खास और यूनिक बिल्डिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। A large number of inscription of King of Vijayanagar and their Nayakas recording donation of temple and important events have been recovered. Several travelers visited city. Notable among their accounts are those of Italian trader. कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारी inscriptions हैं जहां पर ये लिखा गया है कि राजा ने टेम्पल को कितना डोनेशन दिया या अलग अलग नायकास ने कितना डोनेशन दिया। यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स भी आए थे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स का नाम आपको बता रखा है। एक इटालियन ट्रेडर थे जिनका नाम था निकोलो दे कॉन्ती। एक एम्बेसडर नेम्ड अब्दुल राजक यहाँ पर आए थे, इन्हें पर्शिया के राजा ने भेजा था। यहाँ पर एक मर्चेंट आए थे रशिया से जिनका नाम था अफनासी निकितिन। ठीक है, तो यहाँ ऐसे अलग अलग ट्रैवलर्स आया करते थे जैसे कि दौड़ते बारबोसा, डोमिंगो पेस, ठीक है, फरनाओ आए थे पोर्चुगल से। तो 16वीं सेंचुरी में भी यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे। यहाँ के वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुंगभद्रा नदी जो है ये फ्लो करती है और एक नेचुरल बेसिन बनाती है। बेसिन मतलब एक थोड़ा सा एक डिप्रेस्ड एरिया जहां पर रिवर का पानी कलेक्ट हो रहा है उसे बेसिन कहा जाता है। द सराउंडिंग लैंडस्केप इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टनिंग। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ग्रेनाइट हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि शहर के अराउंड ऐसे बने हुए हैं। और यहाँ पर और भी तुंगभद्रा के अलावा यहाँ पर और भी छोटे मोटे स्ट्रीम्स और रिवर्स फ्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे स्ट्रीम्स फ्लो हो रहे हैं वहां पर एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं। एम्बैंकमेंट मतलब बड़े बड़े पत्थर को रख देना ताकि फ्लड वगैरह के टाइम पर दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ऐसे इलाके जहां बरसात थोड़ी कम होती थी वहां पर रेन वाटर को स्टोर करने के लिए भी इन्होंने अलग अलग तरीके बना रखे थे। इनमें से कुछ टैंक्स जो उन्होंने बनाए थे उस टाइम पर वो आज के टाइम पर भी है।
जैसे एक टैंक है जिसे आज के टाइम पे कमलापुरम टैंक कहा जाता है। वाटर फ्रॉम दिस टैंक नॉट ओनली इरिगेटेड फील्ड बट ऑल्सो was also conducted through a channel to रॉयल सेंटर। तो इन टैंक से जो पानी मिलता था उसे खेती के लिए तो यूज करते ही थे, इसके अलावा जहां राजा रानी रहते थे वहां पर भी इस पानी को भेज दिया जाता था। इनके पास एक बहुत ही फेमस कैनाल भी था जिसे हिरिया कैनाल कहा जाता है। ये कैनाल क्या करता था, तुंगभद्रा से पानी इस कैनाल के थ्रू आता था एंड क्या होता था, इसी पानी को यूज करके इरिगेशन किया जाता था। तो विजयनगर में ना दो इलाके हैं, एक इलाका है जिसे सेक्रेड सेंटर कहा जाता है। सेक्रेड सेंटर मतलब जहां पर मंदिर वगैरह बहुत ज्यादा है, और एक एरिया है जिसे किंग्स पैलेस कहा जाता है, मतलब किंग सेंटर जहां पर रॉयल फैमिली रहती है। एंड उसके अलावा एक एरिया है जहां पर नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग रहते हैं जो उनका मेन शहर है। ठीक है, दिस वॉज अपेरेंटली बिल्ड बाय किंग्स ऑफ द संगम डायनेस्टी। हमारे अंदाजे से ये जो कैनाल का सिस्टम है ये संगम डायनेस्टी के राजा लोगों ने बनाया होगा। फोर्टिफिकेशन एंड रोड, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो विजयनगर के आसपास बहुत बहुत बड़े बड़े वॉल्स बने हुए थे। अब्दुल राजक जब यहाँ पर आए थे 15th सेंचुरी में, तो ये इनके बड़े बड़े वॉल्स जो कि डिफेंस के लिए यूज किए जाते थे, इन वॉल्स को देखकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। एंड ये वॉल्स सिर्फ शहर के आसपास नहीं बने हुए, पर जैसे विजयनगर का वो इलाका जहाँ खेती होती है तो उस इलाके के आसपास भी वॉल्स बने हुए हैं। विजयनगर का वो इलाका जहाँ फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के आसपास भी वॉल्स बने हुए हैं डिफेंस के लिए। ठीक है, और जो सबसे बाहर की तरफ का वॉल है वो हिल के एरिया को शहर के एरिया के साथ लिंक करता है। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं कि इन वॉल्स को बनाने के लिए सीमेंट या मोर्टार का यूज नहीं किया गया था। बड़े बड़े रॉक्स हैं ये, मैं अभी आपको इमेज दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के हैं एंड इन्हें एक के ऊपर एक रखा गया। तो इस टाइप के वॉल्स हैं जिसके थ्रू विजयनगर को सराउंड किया गया है डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपको, बिटवीन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वॉल्स देर आर कल्टिवेटेड फील्ड गार्डन एंड हाउस। कह रहे हैं कि पहला वॉल है, फिर एक सेकेंड वॉल है और एक थर्ड वॉल है। इन वॉल के बीच बीच में क्या है, बीच में खेती चल रही है, बीच में गार्डन्स हैं, बीच में लोगों ने अपने घर भी बना रखे हैं। फ्रॉम फर्स्ट सर्किट अंटिल यू एंटर द सिटी देर इज अ ग्रेट डिस्टेंस इन विच आर फील्ड दे सो राइस एंड हैव मेनी गार्डन्स। तो एक और ट्रैवलर थे पेस, उन्होंने क्या नोटिस करा कि जो पहला वॉल है वहां से अगर आपको चलकर शहर तक जाना है ना तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। बीच में आपको बहुत सारे राइस की खेती देखने को मिलेगी, गार्डन्स भी देखने को मिलेगा। एंड इन राइस की खेती और गार्डन्स का ध्यान रखने के लिए पानी कहाँ से आता था, तो पास में दो लेक्स थे वहां से पानी आता था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दीज स्टेटमेंट्स हैव बीन corroborated by present day archaeologists who have also found evidence। कह रहे हैं कि इन दोनों ने तो लिखा वॉल के बारे में, इसके अलावा हमारे हिस्टोरियंस ने जब रिसर्च करी तो हमें भी एविडेंस मिला इन सारी चीजों का। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है एलैबोरेट कैनाल सिस्टम। इनके पास एक प्रॉपर कैनाल सिस्टम था, एक नहर का सिस्टम था। इस कैनाल सिस्टम में तुंगभद्रा नदी से पानी आता था। तो आपको कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्यों लग रहा है कि ये लोग खेतों को बड़े बड़े वॉल से सराउंड क्यों कर रहे थे, ये लोग एग्रीकल्चरल फील्ड को इतना ज्यादा डिफेंस क्यों दे रहे थे। तो क्या होता था उस दौरान जब वॉर होता था ना, तो दुश्मन जो थे वो सबसे पहले खेत के ऊपर अटैक करते थे। तो अगर खेत के ऊपर अटैक हो गया तो खेती नहीं होगी, तुम्हारे साम्राज्य के लोग भूखे पड़ जाएंगे। अगर भूख लगने लगी सबको, डेथ होने लगी सबकी, तो धीरे धीरे लोग वॉर हार ही जाएंगे। तो इसीलिए इससे बचने के लिए यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बहुत स्मार्टली एग्रीकल्चर को भी प्रोटेक्शन दे रखा था। ठीक है, नॉर्मली रूलर्स ट्राइड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच सिचुएशन बाय बिल्डिंग लार्ज ग्रेनरीज। बाकी राजा लोग एक और तरीका अपनाते थे। विजयनगर के राजा ने तो बड़े बड़े वॉल्स बना दिए, बाकी राजा लोग क्या करते थे, वो अपने पास बहुत बड़े बड़े ग्रेनरीज रखते थे। ग्रेनरीज मतलब ऐसे इलाके जहां खाने को स्टोर करा जाता था।
तो अगर किसी ने तुम्हारी खेत के ऊपर अटैक कर भी दिया तो तुम डरोगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्टोरेज पड़ा हुआ है फूड ग्रेन्स का, तो उसे ग्रेनरी कहा जाता था। पर विजयनगर के राजा ने क्या करा, खेतों के अराउंड बड़े बड़े वॉल्स बना दिए। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, रॉयल सेंटर के बारे में आपको बता रहे हैं। रॉयल सेंटर के आसपास भी बड़े बड़े वॉल्स थे। रॉयल सेंटर मतलब वो इलाका जहां पर राजा रानियों और रॉयल फैमिली के लोग रह रहे हैं। तो द फोर्ट वॉज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट। यहाँ पर एंटर करने के लिए एक गार्डेड गेट से आपको गुजरना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट हुआ करती थी। गेटवेज वर डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फीचर। यहाँ के जो गेटवेज होते थे उनका आर्किटेक्चर थोड़ा और अलग होता था। ठीक है, एक आर्क शेप में इनका गेटवे बनाया जाता था, जिसे देखकर हमने अंदाजा लगाया कि इन्होंने टर्किश सुल्तान से ये आर्किटेक्चर सीखा होगा। ठीक है, तो इनका जो भी आर्किटेक्चर है उसमें इंडो इस्लामिक स्टाइल हमें देखने को मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड रोड्स विद इन सिटी एंड दोज लीडिंग आउट फ्रॉम इट। कह रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर हर एक चीज, आर्क हो गया, गेटवे हो गया, रोड्स हो गया, सब अच्छे से स्टडी करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये लोग रोड इस तरीके से बनाते थे कि रॉकी रास्ते को अवॉइड करते हुए वैली से गुजरते हुए जाते थे इनकी सड़कें। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं टेम्पल गेटवे में बहुत इंपॉर्टेंट रोड्स होते थे। तो मान लो कहीं पे टेम्पल है तो टेम्पल के आसपास रोड्स होते थे, उस रोड में मार्केट्स लगाई जाती थी। तो टेम्पल के आसपास फूल के माला, प्रसाद, ये सारी चीजें, भगवान की मूर्तियां, ये सब बेची जाती थी। नेक्स्ट अर्बन कोर, इस एरिया का जो शहर वाला इलाका था वहां की बात करते हैं। अर्बन कोर में आपको क्या बताया जा रहा है, मूविंग अलोंग द रोड्स लीडिंग इनटू अर्बन कोर देयर इज रिलेटिवली लिटिल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो साधारण लोग हैं, उनसे रिलेटेड एविडेंस हमारे पास काफी कम है। इस इलाकों में हमें चाइनीज पोर्सिलेन देखने को मिला है, जिससे हमें आइडिया लगता है कि यहाँ पर शायद रिच ट्रेडर्स थे जो अलग अलग जगह के साथ व्यापार कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। दिस वॉज ऑल्सो मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर। यहीं पर मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर भी हुआ करता था। यहाँ पर आपको टूम्ब, मस्जिद, ये सब देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एंड मस्जिद के कुछ कुछ इलाकों का आर्किटेक्चर हम्पी के टेम्पल्स के आर्किटेक्चर के साथ हल्का हल्का मैच भी करता है। ठीक है, दी अदर हाउसेज ऑफ द पीपल आर थैश्ड बट नॉनदलेस वेल बिल्ट एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर जो पोर्चुगीज ट्रैवलर आए थे बारबोसा, उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा था ऑर्डिनरी लोगों के बारे में। तो उन्होंने बताया कि ऑर्डिनरी लोगों के घर इतने ग्रैंड नहीं होते थे, पर फिर भी वेल अरेंज्ड होते थे। डिपेंडिंग ऑन ऑर्डिनरी लोगों का काम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उनके घरों का साइज भी थोड़ा वेरी करता था। कुछ लोगों का घर छोटा था, कुछ का काफी बड़ा था। नेक्स्ट, हमने जब यहाँ का फील्ड सर्वे करा तो हमें आइडिया लगा इस इलाके में बहुत सारे घर तो थे, साथ ही साथ छोटे मोटे मंदिर रहे होंगे, छोटे छोटे मंदिर रहे होंगे। ठीक है, जिसे देखकर हमें आइडिया लगता है कि यहाँ के लोग अलग अलग भगवान की अच्छे से पूजा किया करते होंगे। शायद यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी रहा करते होंगे। हमें आइडिया लगा कि इस इलाके में काफी सारे वेल हैं, रेन वाटर टैंक है, टेम्पल टैंक भी है, टेम्पल के अंदर भी वाटर को स्टोर करा जा रहा है, टैंक्स हैं। तो वाटर सोर्सेज भी अर्बन एरिया में थे, ऐसे टैंक्स वगैरह बनाए जा रहे थे। नेक्स्ट, रॉयल सेंटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जो रॉयल सेंटर था वो साउथ वेस्टर्न इलाके में लोकेटेड था। ठीक है, वैसे तो इस एरिया को रॉयल सेंटर कहा जा रहा है, यहाँ पर रॉयल फैमिली रहती है, पर यहाँ पर 60 से ऊपर टेम्पल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लियरली राजा लोगों के लिए टेम्पल बहुत ज्यादा जरूरी रहा होगा। एंड उस टाइम पर हमने देखा भी है, राजा लोग ना टेम्पल्स जाते रहते थे और राजा लोग ये दिखाते भी थे कि देखो हम लोग टेम्पल जाते हैं, हमारा भगवान के साथ एक कनेक्शन है। तो इससे क्या होता है, भगवान के जो भी भक्त हैं वो लोग भी राजा के ऊपर थोड़ा और अच्छे से विश्वास करते हैं। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि कुछ अराउंड 30 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, जिसे हमने देखकर अंदाजा लगाया कि ये कोई पैलेस रहा होगा, महल रहा होगा। ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, वन डिफरेंस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर इज दैट दे वर कंस्ट्रक्टेड entirely of masonry, while the superstructure of secular building was made of perishable materials. कह रहे हैं कि
वैसे तो जो मंदिर हैं और जो बड़े बड़े पैलेसेस हैं, इनका आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, पर जो मटेरियल है जिनसे मंदिरों को बनाया जा रहा है और जो मटेरियल है जिससे राजा का महल बनाया जा रहा है, उसके मटेरियल में हमें फर्क देखने को मिला है। नेक्स्ट, महानवमी डिब्बा क्या है ये डिस्कस करते हैं। तो ये जो इलाका है राजा का, ये जो सेंटर है, यहाँ पे कुछ कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिले। King's Palace is the largest of the enclosure but has not yielded definitive evidence of being a royal residence. यहाँ पे एक रीजन है जिसे किंग्स पैलेस कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा एरिया है, पर हमें कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला है कि यहाँ पर रॉयल फैमिली रहा करती होगी। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने दो बहुत ही इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म्स देखे। ठीक है, जिनको एक को ऑडियंस हॉल कहा जाता है और एक को महानवमी डिब्बा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑडियंस हॉल क्या है? ये एक हाई प्लेटफॉर्म है जिसके आसपास वुडन पिलर्स लगे हुए हैं। एक स्टेयरकेस बना रखा है ताकि आप इस प्लेटफॉर्म तक चढ़ पाओ, एंड आसपास बहुत सारे पिलर्स लगे हुए हैं और ये पिलर्स के बीच में ज्यादा गैप भी नहीं है। हम एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि इस एरिया को किस काम के लिए यूज करा जाता था। नेक्स्ट, महानवमी डिब्बा भी क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड इसका एरिया आपको कुछ बता रखा है कि 11,000 स्क्वायर फीट का होगा और हाइट इसकी 40 फीट थी। ठीक है, और हमने थोड़ा अंदाजा लगाया कि यहाँ पे शायद कोई इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शायद कोई एक वुड का स्ट्रक्चर रखा गया होगा जो कि आज के टाइम पर बचा नहीं है। एंड ये जो बेस है इसमें आपको देखो ये है महानवमी डिब्बा, तो अगर आप ये बेस देखोगे ना तो इसके ऊपर अलग अलग कार्विंग हो रखी है। ठीक है, अलग अलग चीजें इसके ऊपर बना रखी हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर। हमारे अंदाजे से कौन कौन से रिचुअल्स महानवमी डिब्बा के साथ एसोसिएटेड थे? तो 10 डे हिंदू फेस्टिवल जो हमारा होता है, जो कि सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में, ऑटम के मंथ्स में स्टार्ट होता है, जिसे हम दशहरा कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, दुर्गा पूजा कहते हैं बंगाल में, नवरात्रि या महानवमी कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया में। तो हमारे अंदाजे से इन फेस्टिवल्स का है ना, हमारे अंदाजे से दशहरा जो है इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा महानवमी डिब्बा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? शायद यहाँ पे विजयनगर के जो किंग्स हैं वो अपने पावर को डिस्प्ले करते थे। ठीक है, वो दिखाते थे कि वो कितने पावरफुल हैं। यहाँ पे सेरेमनीज होती होंगी, शायद भगवान की पूजा होती होगी। ठीक है, सैक्रिफाइस किया जाता होगा, बलि चढ़ाया जाता होगा एनिमल्स को, डांसिंग रेसलिंग मैचेस होते होंगे, हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट, सोल्जर्स, इन सबको मार्च कराया जाता होगा। तो इस दौरान किंगडम में नायकाज आते होंगे, राजा को बड़े बड़े प्राइजेस मतलब गिफ्ट देते होंगे, ये दिखाने के लिए कि वो राजा के नीचे काम करते हैं। तो शायद ये सब होता होगा यहाँ पर, एंड इन सेरेमनी के पीछे कोई एक बहुत गहरा मतलब भी रहा होगा। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं कि फेस्टिवल का जो लास्ट डे होता है, उस लास्ट डे में राजा अपनी आर्मी को इंस्पेक्ट करते होंगे, नायकास की आर्मी को इंस्पेक्ट करते होंगे, एक ग्रैंड सेरेमनी भी होता होगा। ठीक है, तो नायकास इस ओकेजन में राजा के लिए रिच गिफ्ट लेकर आते होंगे। Was the महानवमी डिब्बा that stands today center of this elaborate ritual? पर आज के टाइम पर जो महानवमी डिब्बा हमें दिखता है, क्या ये महानवमी डिब्बा यहाँ पर ये सारे रिचुअल्स होते होंगे? तो कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि महानवमी डिब्बा में जितना स्पेस है उसे देखकर लगता तो नहीं है कि ये सारे बड़े बड़े फंक्शंस यहाँ पर हो पाते होंगे। ठीक है, लाइक सम ऑफ द अदर स्ट्रक्चर इट रिमेन्स एन एनिग्मा। जैसे बाकी स्ट्रक्चर्स हैं विजयनगर एम्पायर में जिन्हें देखकर हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये क्यों बनाए गए, वैसे ही महानवमी डिब्बा भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है, उसे पूरे तरीके से हम सॉल्व नहीं कर पाए। बाकी और भी बिल्डिंग्स थे, जैसे कि एक बिल्डिंग था रॉयल सेंटर में जिसे लोटस महल कहा जाता था। एक ब्रिटिश ट्रैवलर ने 19th सेंचुरी में नाम दिया था इस महल को। ये अब इसका नाम तो बहुत प्यारा है, पर हम लोग क्लियर नहीं है कि इस महल को किस काम के लिए यूज करा जाता था। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि शायद यहाँ पे राजा अपने एडवाइजर्स के साथ, मंत्रियों के साथ मीटिंग करते थे, डिस्कशन करते थे। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि
सेक्रेड सेंटर मतलब वो इलाका जहां बहुत सारे टेम्पल्स थे। सेक्रेड सेंटर्स में तो थे ही बहुत सारे टेम्पल्स, इसके अलावा जो रॉयल सेंटर हैं जहां पर राजा रानी रहते थे वहां पर भी काफी सारे टेम्पल्स थे। इनमें से एक बहुत फेमस टेम्पल है जिसे हम कहते हैं हजारा रामा टेम्पल, और हमारे अंदाजे से शायद राजा और राजा की फैमिली सिर्फ इस टेम्पल में जाते होंगे। जो मेन इमेज है भगवान की वो यहाँ पर मिसिंग है, पर अगर आप यहाँ के वॉल्स को देखो तो इसके वॉल्स पे अलग अलग स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ये टेम्पल आपको दिख रहा होगा, अगर आप देखो तो बहुत काम हो रखा है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा कार्विंग हो रखी है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगर आप इस मंदिर के अंदर जाओ तो इनर वॉल में रामायण के अलग अलग सीन्स को बनाया गया है। ठीक है, अब जब विजयनगर जब खत्म हो रहा था, खत्म मतलब जब बाकी सारे साम्राज्य की आर्मी जब इस विजयनगर के ऊपर अटैक कर रही थी, तब अनफॉर्चुनेटली विजयनगर के बहुत सारे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। पर हाँ, लकीली इनमें से काफी सारे बिल्डिंग्स बच गए एंड उनके बारे में आपने पढ़ा भी। सेक्रेड सेंटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब तुंगभद्रा के पास में जो इलाका है उस एरिया के बारे में बात हो रही है आपसे। तो यहाँ पे आसपास थोड़े से हिल्स हैं एंड यहाँ के लोगों का मानना है कि इसी एरिया में मंकी किंगडम ऑफ वाली था जिसका जिक्र रामायण में किया जाता है। ठीक है, मंकी किंगडम ऑफ वाली एंड सुग्रीव का जो किंगडम था जो कि रामायण में बताया जाता है, वो किंगडम इन्हीं हिल्स में रहा था, ऐसा माना जाता है। और क्या कह रहे हैं आपको, एक और ट्रेडिशन में कहा जाता है पंपा देवी जो कि यहाँ की गॉडेस हैं, वो भी इन हिल्स में जाकर पूजा किया करती थी। बाद में उनकी शादी वीरूपक्ष भगवान से हो जाती है, जिनको वीरूपक्ष भगवान की भी पूजा विजयनगर में की जाती है एंड वीरूपक्ष को शिव भगवान का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू दिस डे देयर मैरिज इज सेलिब्रेटेड। तो हर साल वीरूपक्ष टेम्पल में इस मैरिज को, इस शादी को सेलिब्रेट किया जाता है। इन्हीं हिल्स में आपको जैन टेम्पल भी देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग ट्रेडिशन के टेम्पल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर पल्लवास रहे हैं, चालुक्यास, होयसाला, चोलास, अलग अलग साम्राज्य के लोग यहाँ पर रहे हैं, तो अलग अलग आर्किटेक्चर, अलग अलग कल्चर हमें यहाँ पे दिख जाता है। जो रूलर्स हैं वो अक्सर बड़े बड़े टेम्पल्स को बनाया करते थे ये दिखाने के लिए कि राजा लोगों का भगवान के साथ कोई कनेक्शन है। एंड टेम्पल में भगवान की पूजा तो होती थी पर और भी चीजें होती थी। यहाँ पर अक्सर पढ़ाया जाता था, म्यूजिक, क्लासिकल डांस पढ़ाया जाता था। मंदिर के आसपास बहुत सारे मार्केट्स होते थे, तो मंदिर एक इकोनॉमिक सेंटर भी बन जाता था। नेक्स्ट, अगर आप रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो टेम्पल बनाना, टेम्पल को मेंटेन करना, टेम्पल को रिपेयर करना, ये सब करके राजा को ज्यादा सपोर्ट मिलता था और राजा अपने पावर को भी दर्शा पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि विजयनगर के लोकेशन को इसीलिए चुना गया हो क्योंकि यहाँ पर वीरूपक्षा और पंपा देवी के मंदिर थे, तो एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ना इस एरिया का, तो शायद इसीलिए इस एरिया को चुना गया, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विजयनगर के जो राजा लोग थे वो ऐसा बोलते थे कि वो वीरूपक्ष भगवान के तरफ से रूल कर रहे हैं। भगवान तो अब जमीन पे आके रूल नहीं कर सकते, तो भगवान नहीं कर सकते, उनकी जगह विजयनगर के राजा रूल कर रहे हैं, ऐसा विजयनगर के राजा लोग कहा करते थे। तो विजयनगर के जो भी रॉयल ऑर्डर्स थे ना, रॉयल ऑर्डर्स के नीचे लिखा जाता था श्री वीरूपक्ष, मतलब वो लिखते थे कि ये ऑर्डर वीरूपक्ष भगवान ने दिया है। ठीक है, और ये कन्नड़ भाषा में लिखा, कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपको, यहाँ के राजा टाइटल भी यूज करते थे, हिंदू सूरत राणा कह के टाइटल यूज करते थे। तो एक अरेबिक टर्म होता है ना सुल्तान, तो अगर आप सुल्तान को थोड़ा सा संस्कृत बनाने की कोशिश करो इस शब्द को, तो ये शब्द बनेगा। तो इस टर्म का लिटरली मतलब क्या है, हिंदू सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, तो इससे हमें आइडिया लगता है कि विजयनगर ने बाकी कम्युनिटीज के ट्रेडिशन से तो सीखा ही, पर इन्होंने अपना कल्चर भी बनाया।
नेक्स्ट आपको बता रहे हैं रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर। राजा लोगों की मूर्तियां वगैरह टेम्पल्स में भी लगाई जाती थी। जब राजा टेम्पल को विजिट करते थे तो वो एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट हुआ करता था। अलग अलग नायकास राजा के साथ आते थे जब राजा टेम्पल विजिट करने जाते थे। गोपुरम एंड मंडपम, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस टाइम का जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो काफी ज्यादा खास था। ठीक है, बेस्ट exemplified by Raya Gopuram or Royal Gateway that often dwarf the towers on the central shrine and signal presence of temple। इस दौरान टेम्पल के ऊपर ना एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसे गोपुरम कहा जाता है। तो एक गेटवे की तरह होता था ये, और मतलब ऐसा बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता था। एंड गोपुरम से क्या होता है, अगर आप कहीं बहुत दूर भी खड़े हो ना तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो आपको बहुत दूर से पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर एक मंदिर है, मुझे यहाँ जाना चाहिए। They were also probably meant as reminder of power of king। जब इतना बड़ा आलीशान और सुंदर मंदिर बनाया जाता है तो वो राजा के पावर, राजा के पैसों का भी एक सिंबल होता है। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े हॉल्स होते थे, मंडप होते थे, लॉन्ग कॉरिडोर्स हुआ करते थे। तो इनमें से दो टेम्पल्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक है विरूपक्ष टेम्पल और एक है विथला टेम्पल। विरूपक्ष टेम्पल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस टेम्पल से रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शन है वो 9th एंड 10th सेंचुरी में बने थे हमारे अंदाजे से। ठीक है, तो इट वॉज सब्सटैंशियली एनलार्ज्ड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर। जब यहाँ पे विजयनगर एम्पायर बना तो इस टेम्पल को और बड़ा बना दिया गया। ठीक है, इस टेम्पल का जो मेन हॉल है वो कृष्णदेवराया ने बनाया था जब वो राजा बने थे। एंड यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कार्व्ड पिलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड कृष्णदेवराया ने ही यहाँ के ईस्टर्न तरफ के गोपुरम को भी कंस्ट्रक्ट कराया था। ठीक है, तो जो सेंट्रल श्राइन है जहां पर मेन मूर्ति रखी है वो तो काफी छोटा है, पर ओवरऑल मंदिर यहाँ का काफी ज्यादा बड़ा है। नेक्स्ट, यहाँ टेम्पल के जो हॉल्स हैं वो अलग अलग काम के लिए यूज करे जाते थे। भगवान की पूजा होती थी, यहाँ पर ड्रामा, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस ये भी पढ़ाया जाता था। एंड मंदिर में ना अलग अलग ऐसे इवेंट्स होते थे, जैसे एक एरिया असाइन कर रखा था जहां भगवान की शादी कराई जाती थी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग एरियाज असाइन कर रखे थे अलग अलग इवेंट्स के लिए। स्पेशल इमेजेस भी रखे गए थे इस मंदिर के अंदर, जिनको अलग अलग ओकेजन्स में यूज करा जाता था। विथला टेम्पल के बारे में बात करते हैं। यहाँ के जो मेन भगवान हैं उन्हें विथला कहा जाता है। विथला विष्णु भगवान का ही एक फॉर्म है। एंड विथला भगवान की पूजा जनरली महाराष्ट्र में की जाती है। ठीक है, तो इससे भी हमें आइडिया लगता है कि महाराष्ट्र का ट्रेडिशन विजयनगर तक पहुंच गया, कर्नाटका तक पहुंच गया। तो ये लोग अलग अलग रीजन के ट्रेडिशन से, कल्चर से इंस्पायर हुआ करते थे। ठीक है, इस टेम्पल में भी बहुत सारे हॉल्स थे, एक यूनिक श्राइन था। इनका जो इस टेम्पल का जो डिजाइन है ना वो थोड़ा बहुत एक चैरियट, एक रथ की तरह डिजाइन है, तो एक थोड़ा यूनिक सा डिजाइन है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं यहाँ पर टेम्पल के आसपास स्ट्रीट्स थे जहां पर शॉप्स लगे हुए थे, अलग अलग सामान को बेचा जाता था। ठीक है, they did with tradition of temple building, some of the most spectacular gopuram were built by नायकास। कह रहे हैं राजा लोग तो मंदिर बनाते ही थे, पर जो नायकास थे वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर बनाते थे। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गोपुरम वगैरह आपको दिखेगा कि वो नायकास ने बनाया है। प्लॉटिंग प्लेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार, इस टॉपिक पर आ जाओ। ठीक है, तो हाउ वॉज ऑल ऑफ दिस प्रोड्यूस्ड। तो अभी हमने विजयनगर के बारे में काफी कुछ पढ़ा है ना, पर इन सारी चीजों के बारे में हमें पता कैसे चला। आफ्टर द इनिशियल सर्वे बाय मैकेंजी, इंफॉर्मेशन वॉज पीस्ड टुगेदर फ्रॉम ट्रैवलर्स अकाउंट। एक तो मैकेंजी के सर्वे से हमें पता चला, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स आए तो ट्रैवलर्स ने जो कुछ लिखा उससे हमें पता चला। इसके अलावा और भी अलग अलग भाषाओं में इंस्क्रिप्शन मिले, उन इंस्क्रिप्शन से भी हमें पता चला। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने इस इलाके को काफी बचा कर रखा।
इनफैक्ट 1976 में ये कह दिया जाता है कि हम्पी को हम बचाकर रखेंगे क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस वाली जगह है। फिर 1980s में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है जिसमें बोला जाता है कि विजयनगर एम्पायर को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट 20 इयर्स तक चलता है। इसमें कुछ 12 स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आए थे यहाँ पर, एंड ये लोग इस एरिया में काम कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि विजयनगर कैसा रहा होगा। तो उन्होंने पूरे एरिया में मैपिंग करी। तो मैपिंग इन्होंने कैसे करी, मान लो कि ये पूरा विजयनगर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इस पूरे एरिया को ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। ठीक है, ऐसे इन्होंने 25 स्क्वायर में बांट दिया इस पूरे रीजन को। फिर इन्होंने एक एक स्क्वायर के बारे में एक एक करके फोकस करा और ये समझने की कोशिश करी कि इस एक एक स्क्वायर वाले रीजन में कौन से बिल्डिंग्स रहे होंगे, क्या रहे होंगे। फिर इन एक एक स्क्वायर्स को इन्होंने और छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांटा। तो मतलब पूरे विजयनगर को छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांटा गया एंड उन छोटे छोटे स्क्वायर्स के ऊपर डिटेल स्टडी की गई कि यहाँ पर कौन सा मंदिर रहा होगा, यहाँ पे कौन सा घर रहा होगा। तो डिटेल स्टडी हुई है यहाँ की। तो हमने रिकंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करा कि यहाँ पर क्या रहा होगा, वहां पर क्या रहा होगा। तो हमें धीरे धीरे आइडिया लगा कि यहाँ पर मंदिर हुआ होगा, यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग रहा होगा, यहाँ पर बाजार रहा होगा, यहाँ पे सड़कें रहे होंगे। तो ऐसे हमने थोड़ा आइडिया लगाया, ठीक है। नेक्स्ट, हमें पता कैसे चलता है कि यहाँ मार्केट हुआ होगा, यहाँ पे मंदिर रहा होगा। तो आसपास का जो प्लेटफॉर्म होता है, जो बेस होता है, जो पिलर होता है, वो सब देखकर हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो कुछ जो यहाँ पे लोग काम कर रहे थे उन्होंने इस एरिया के बारे में कुछ कहा। In our study of this monument, we have to imagine a whole series of vanished wooden element, column, brackets, beams, ceiling, overhanging, towers, decorated with plaster and painted perhaps brightly. तो देखो, पिलर जैसे चीजें जो पत्थर की बनी हुई हैं वो तो लंबे टाइम तक चल गई है ना, वो आज के टाइम पर भी हैं। पर यहाँ पर जो हिस्टोरियंस काम कर रहे थे उन्होंने ये बोला कि हमें ये भी इमेजिन करना होगा कि यहाँ पे बहुत सारा वुड का काम हुआ होगा जो कि आज के टाइम तक बचा नहीं। तो जब हम आंखें क्लोज करके विजयनगर को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं तो तुम्हें ये भी इमेजिन करना चाहिए कि बहुत कुछ वुड से बना हुआ होगा और इन्होंने बहुत ब्राइट कलर में प्लास्टर लगाकर पेंट कर रखा होगा, पर वो सारी चीजें आज के टाइम पर बची नहीं है, ठीक है। तो आज के टाइम पर तो ये सब नहीं बची, पर हमें कैसे पता कि वुड का स्ट्रक्चर था, ब्राइट पेंटिंग थी। तो ये जो अलग अलग ट्रैवलर्स थे ना, इन्होंने अपने अकाउंट में ये सब लिखा हुआ है कि ब्राइट कलर्स थे, वुड का अलग अलग सामान बना हुआ था। Buildings that survive tell us about the way spaces were organized. For example, we can assess the defense requirement and military preparedness of a city. Building also tells us about the spread of idea. कह रहे हैं बिल्डिंग देखकर बहुत कुछ आप सीख सकते हो। जैसे जब हम लोगों ने विजयनगर के वॉल को देखा तो हमें आइडिया लगा कि ये इनकी डिफेंस बहुत अच्छी रही होगी, ये लोग हमेशा वॉर के लिए रेडी रहते होंगे। और जब हम बिल्डिंग्स को देखते हैं तो वहां के लोगों के कल्चर का, वहां के लोगों के आइडियाज का पता लगता है, ठीक है। जो वहां के राजा थे वो क्या दर्शाना चाह रहे थे ये भी हमें पता लग जाता है। बिल्डिंग्स में अलग अलग सिंबल्स बने हुए होते हैं जिसे देखकर हमें पता लगता है कि वहां के लोगों का क्या कल्चर रहा होगा। These we can understand when we combine. तो जब हम बिल्डिंग्स के सारे इंफॉर्मेशन को इंस्क्रिप्शन के इंफॉर्मेशन के साथ, लिटरेचर की इंफॉर्मेशन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें एक फुल पिक्चर मिल जाता है उस एम्पायर का। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, ओके इन सारे इन्वेस्टिगेशन से हमें ये नहीं पता लग पाता कि विजयनगर में जो साधारण मेन, विमेन और चिल्ड्रन रहे होंगे उनकी लाइफ कैसी थी, उनके दिमाग में क्या चलता था, ये सब हमें क्लियरली पता नहीं लग पाता। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जब ये लोग विजयनगर में घूमते होंगे तो ये लोग भी कभी रुककर सोचते होंगे क्या कि अरे वाह कितना सुंदर मंदिर बना रखा है, या क्या ये नॉर्मली चल के चले जाते थे और इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। What did the people who worked on these construction project
जिन लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन करा, जिन लोगों ने ये टेम्पल्स बनाए, इतने सारे बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्चर बनाया, क्या इन लोगों को अंदाजा है कि इन्होंने इतना ब्यूटीफुल काम करा? ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो ये था हमारा वन शॉट विजयनगर एम्पायर का एंड इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूं एज होमवर्क, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। विच डाइटी वॉज द लोकल गॉडेस ऑफ विजयनगर? पार्वती, दुर्गा, पंपा देवी या लक्ष्मी? डन। चलो बच्चों, तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.